सर्विसेज लाइक ओके। लेकिन फिर भी आई वांट टू से कि आप लोग लिखते रहो। और क्वेश्चन दिया था कि पुर्तगाली एक हाथ में और दूसरे हाथ में तलवार रखते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को आंसर लेंगे तो पहले आप जो एरिया को लाइन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि रोमन कथन के विघटन ह्यूमन राष्ट्र फिजियोलॉजी में पुर्तगाली को, ठीक है, वो मतलब ये क्या वो एरिया में है और व्यापार करें जहाँ एरिया उसके बाद। लेकिन जो क्वेश्चन है उसका मेन कंटेंट क्या रहेगा कि क्या दो एजेंडा। पहला एजेंडा जब मैंने तलवार की बात की तो उसके आप इसको ऐसे बाइफरकेट करो तो तलवार में आपको दो चीजें एक्सप्लेन करनी है। पहली चीज ये कि व्यापार से सबको बाहर निकाल के व्यापार पे एकाधिकार एस्टेब्लिश करना है। और जब एकाधिकार एस्टेब्लिश करने की आप लोग बात करोगे उसी में ही आप बात करोगे ब्लू वाटर पॉलिसी, जिससे कि इंडियन दक्षिण या हिंद महासागर पे पुर्तगालियों ने पकड़ बनाई, या फिर किस तरीके से अपनी फैक्ट्री या कम्युनिटी जो है वो एस्टेब्लिश करें। दूसरा, किस तरीके से अपने यहाँ रूल भी करना चाहते हैं, ओके। और दूसरा कारण क्रॉस यानी कि वो ईसाइयत का प्रचार करना चाहते हैं, जिसमें आप बात करोगे कि कैसे अकबर को भी उन्होंने सोचा कि ये मुगल जो एम्पायर है उसको क्रिश्चियनिटी में चेंज करेंगे अपने देश को, ठीक है। में हमने देखा वहाँ पे एक और थे होंगे तो उनको वहाँ पे भेजा। इसके अलावा यहाँ पे लोकल वाइस को लेने के लिए बोला इनका कैसा बिहेवियर, बस यही नथिंग मोर नथिंग लेस। आए कुछ एक दो कारण की वजह से है ये चीज एक दो लागू होती है। इनके भारत में आने के दो ऑब्जेक्टिव या दो मुख्य कारण। पहला यह कि अपने हाथ में स्वॉर्ड और दूसरे हाथ को लेके जैसे अच्छा आपने अच्छा टिप किया है नो प्रॉब्लम, बट एज यूजुअल मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि आपको सवाल का अगर आपको खुद उसको एनालाइज करना है ना तो जवाब ऐसा होना चाहिए कि जवाब पढ़ के आपको ये समझ में आ जाए सवाल क्या है। अब जैसे आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं पूछने को कारण है और आपने मुझे बताओ कि दस्तियां कहाँ आप अपना जवाब पढ़ो बिना सवाल के। उसके बाद देखो कि क्या आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। अगर डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो मन में आपका जवाब ठीक। अब जो मैंने आपको आंसर बताया कि आप पहले ये बताएं कि कुछ ऐसे ऐसे एक या दो टाइप में कि रोमन कथन का साम्राज्य ये रेनेसांस के पुनर्जागरण की भावना से पीरियड ऑफ रेनेसांस के में प्रेरित किया पुर्तगालियों को कि वो भारत में आए। और इस क्रम में पुर्तगाली जो है भारत में आए, उनके भारत में आने के दो उद्देश्य थे। पुर्तगाली भारत में आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पुर्तगाली भारत में अपने हाथ में तलवार और क्रॉस दूसरे हाथ में क्रॉस लेकर रहे। हालांकि एक स्टेटमेंट और भी आ गई कि जब वो सब कुछ उठाने लगे तो ये उन्होंने तलवार भी छोड़ दी और क्रॉस भी छोड़ दिया। जब ये स्टेटमेंट इतनी होती है ना तो कब पड़ जाता है इनके बदल के कारण। मैंने जानबूझ के आपको हाफ स्टेटमेंट तो जब वो भारत में आए तो उनके हाथ में तलवार, इसका मतलब ये जो दो चीजें हैं। दूसरे हाथ में क्रॉस यानी कोई ईसाइयत का प्रचार करते, ठीक है। देवर कंप्लीट किया अगेंस्ट अरब, उन लोगों की जो भी पुरानी लड़ाइयां चल रही थी किस तरीके से। फिर यहाँ उसकी भी बात कर सकते थे, मैंने बताया था कि बुल दिया था, एक बुल दे दिया था प्रिंस हैनरी को वहाँ के जो पॉप ने उनको अलाउ किया था कि जाओ और जाके क्रिश्चियनिटी को इसमें जाकर प्रोपेगेट करो। तो ये आपकी बात। आप बताइए ये अगर इस तरीके से आप आंसर को लिखते हैं तो क्या क्वेश्चन तुरंत समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके आंसर चलिए अब अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। अब ईमानदारी से बताएंगे कि कल किसने पढ़ाई करी है, इस चैप्टर को पढ़ाया है। मुगल एम्पायर वाले पढ़ाए सबने, समझ में आया अच्छे से। ये वाला जो टॉपिक चल रहा है अभी मुगल एम्पायर या इंडिया की सिचुएशन जब अंग्रेज आए हैं, तो समझ में आया चैप्टर या कोई प्रॉब्लम हुई?
बताइए। अरे बोलो, मैं ट्यूशन नहीं पूछूंगी, डोंट वरी, मैं जेन्युइनली जानना चाह रही हूँ। आपने मुझे सब कुछ उड़ा उड़ा दिख रहा है। हाँ, अब लगता है ओके, आई कैन सी नाउ। अब बताइए, पढ़ा ये वाला कौन सा चैप्टर पढ़ के आए बताओ, नाम क्या है चैप्टर का? अरे भाई चैप्टर का नाम इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज। ओके, चैप्टर पढ़ा, पूरा पढ़ लिया? कितना पढ़ा? ओके, डिक्लाइन पढ़ लिया पूरा? डिक्लाइन पूरा पढ़ा सबने? बस पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, कोशिश करी। बहुत मुश्किल है ना? नहीं, लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है अंटिल एटलीस्ट तब तक जब तक की चीजों का क्रोनोलॉजी ना पता हो या फिर चीजों की कहानी ना पता हो पीछे की, तब तक मुश्किल लग रहा है। That's the reason मैं बोलती हूँ कि साथ साथ पढ़ दो। अभी तो मैं कहानी सुना देती हूँ, बाद में कौन सुनाएगा? अब तो याद रह जाएगी, फिर याद नहीं रहेगी। ओके, आप जरूर वक्त भी लगा होगा इसमें, ये टॉपिक और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो किस तरीके से ब्रिटिश जो है उसका विस्तार हुआ और वो साम्राज्य कंसोलिडेट किया, कैसे ब्रिटिश एक शक्ति बन गई, किस चैप्टर चलाई। ये पहले यूपीएससी में इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले के अगर आप पेपर्स देखो ना तो प्रिंट में नहीं, पर आप पूछना। ओके, और ये चैप्टर और उसके बाद अभी जो हमारी मतलब आप लोगों ने सबने टाइम टेबल देखा होगा, 3 दिन हमारी मॉडर्न की क्लास रहेंगी। आई डोंट नो, पॉलिटी में बहुत सारे फैकल्टीज हैं और मेरी आज सर से भी बात हुई थी, मेरी बात सर से भी, बस लाइक कि मैम मुझे भी नहीं पता पॉलिटी में क्या हुआ है, so again he is not very sure about it। तो वो अभी जो है लेट्स सी, बाकी हम लोग तो चल कैसे रहा है मेक्स सेंस। ऐसा तो नहीं है हो रहा है कि एक ही चीज को 4 लोग करा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा ना, फिर तो ठीक है, यानी कि चीजें चल रही है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब जिसको देखो वही राम 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 राम, सबको देखो वही मतलब एक ही लाइन पढ़ाया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। चीजें चल तो रही है ना, चलो देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग अपना हमारे मॉडर्न के साथ फिलहाल कोई छेड़छाड़ नहीं है। मॉडर्न मुझे लगता है कि उसमें सिर्फ मैं ही आप लोगों को करा रही हूँ, करना एक ही है यहाँ पे, आप करने वाले हैं, हम कराने वाले हैं, कोई कंफ्यूजन का स्कोप थोड़ा कम रहता है ना, एक टीचर को कंफ्यूजन का स्कोप कम रहता है, तो हम लोग करते हैं, कई बातें मत करो, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे आना पड़ेगा। चलिए, तो आप लोग जो है चलिए पढ़िए, ठीक है, ऑलरेडी भी इम्पोर्टेंट है। किसी को कोई इश्यू हो रहा है क्वालिटी में, इन द सेंस की हैप्पीनेस लग रहा हो चीजें या कुछ ऐसा? चलिए ठीक, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगे तो यू गाइस हैव ऑप्शन, बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है आप लोगों के पास, अपनी फीडबैक दो यार, यूज योर फीडबैक। आप कभी भी चाहे तो सर से कंटैक्ट करें इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, लेकिन वो उसी सिचुएशन में जब आप लोगों को लगे कि चीज़ें सही नहीं है, अरे फिर एक साथ वही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही, ओके। और बाकी अभी के लिए जो है हम लोग मॉडर्न का करते हैं जिस हिसाब से चीज़ें चलती हैं, फिर बाकी हम लोग स्टेट सेंटर स्टेट वाला पार्ट है क्वालिटी का, देखते हैं अगर हमारे पास और अच्छी कुछ डिफिकल्टीज रहती हैं तो फिर यहाँ पर
मैं आपको कवर मैंने आप लोगों की उस क्लास में ये वाला टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। मैंने आप लोगों की क्लास में कहाँ तक करवा दिया मुझे एक बार बता दीजिए ताकि मैं उस हिसाब से आगे कुछ चल सकूँ। कल मैंने आप लोग को लिखवाया बस वही तक करवाया क्या? आई रिमेम्बर आप लोगों ने आधा घंटा जो है अच्छे से रिवीजन करा नहीं मेरे साथ। हाँ नाउ आई नो बादल साल तक ही करा है। ओके चलो फिर अभी फटाफट से लिखते हैं सब क्योंकि टॉपिक खत्म करना है। वहां पे मेरी होमवर्क का अकेला तक करवा दिया दैट इज व्हाई आई नीड टू करवा। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं मैंने जैसे आप लोग की फर्स्ट जो सैटरडे को क्लास ली थी उस क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसे समझ लीजिए कि कोई कबड्डी का मैच चल रहा है और उस कबड्डी के मैच में दो टीम इंडिया वर्सेस यूरोप। ठीक है इंडिया वर्सेस यूरोप। यूरोपियंस में बहुत सारे दावेदार हैं जो आना चाह रहे हैं तो पहले उनके बीच में लड़ाई होगी जिसको हमने डिस्कस किया अराइवल ऑफ यूरोपियंस। अब हमने बोला कि पूरी यूरोपियंस का स्थिति समझ लिया कि वहां जो आ रहा है वो अंग्रेज आने वाले। अब हम समझेंगे कि इंडिया की क्या सिचुएशन, भारत की क्या परिस्थिति। भारत की परिस्थिति समझने के लिए हमें भारत की राजनीतिक परिस्थिति समझनी पड़ेगी, भारत की इकोनॉमिक परिस्थिति हमें समझनी पड़ेगी और हमें इंडिया की जो है सोशल कंडीशन। तो इंडिया उस टाइम पे कैसा है अब हम जब ये समझते हैं तो उससे हम पढ़ते हैं कि मुगल जो है उनके पतन हुए, ये बोल रहे हैं कि मुगलों का पतन हुआ और उसके पतन के कई कारण हमारे सामने। अभी ये भूल जाओ कि हम मुगलों के पतन के कारण करते हैं। ठीक है अभी के लिए आप लोग ये याद रखिए। चलिए बोर्ड पे करते हैं। ब्रिटिश या फिर जो आपका टॉपिक है पॉलिटिकल। इंडिया की कंडीशन इस टाइम कैसी है इसको हम कई एस्पेक्ट से आगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक और आपका सोशल। जब हम इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट को जो अब हम लोग कर रहे हैं और जब हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में और हम पढ़ेंगे रीजनल स्टेट या प्रांतीय क्षेत्रीय क्षेत्रीय प्रांत जिसमें हम जनरली फोकस करेंगे बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख के ऊपर। अभी जो हमारी स्थिति चल रही है हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके हम पढ़ रहे हैं मुगलों के बारे में और मुगलों के बारे में पढ़ते हुए
धार्मिक और दक्कनी, ठीक है। हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि औरंगजेब की दक्कन नीति की वजह से, औरंगजेब की धार्मिक नीति की वजह से जो साम्राज्य वो थोड़ा थोड़ा बिखरना और टूटना शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं है साम्राज्य में जिसका हल नहीं है। लेकिन क्योंकि मुगल साम्राज्य या मुगल सत्ता पर्सनल डेस्पोटिज्म या व्यक्तिगत निरंकुशवाद पे आधारित है, इस वजह से जो क्योंकि मुगल सत्ता व्यक्तिगत निरंकुशवाद पे आधारित है या पर्सनल डेस्पोटिज्म पे आधारित है, इसलिए आपके औरंगजेब के बाद के जितने भी शासक हैं, क्योंकि वो कमजोर हैं, बिकॉज दे आर वीक एंड दे आर इनकैपेबल, तो वो औरंगजेब के टाइम की चलने वाली समस्याओं सुलझा नहीं पाए और उन्होंने कहीं ना कहीं जो साम्राज्य को पतन की तरफ और उसका मतलब कहते हैं ना, उसका जो पतन है उसको और उसका प्रोसेस तेज कर दिया है और अंत में मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि औरंगजेब की दक्कन की नीति का हम लोगों ने बात करी थी। 25 साल वो दक्कन में रहा था, इसका प्रभाव जो है वो ट्रेजरी यानी आपकी अर्थव्यवस्था पे भी पड़ा था और इसका प्रभाव जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे भी पड़ा था। औरंगजेब जब जो इंडिया छोड़ के गया था वहाँ पे राजपूत उनसे नाराज है, मराठा उनसे नाराज है, सिख जो है वो उनसे नाराज है। इसके साथ ही दक्कन में उन्होंने बहुत ज्यादा वक्त बिता दिया है और वहाँ पे इसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है, सेना थोड़ी सी हताश। इन सभी प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन हो जाता अगर सिस्टम इतना ज्यादा सेंट्रलाइज नहीं हो। व्यक्तिगत निरंकुशवाद पे निर्धारित होने का बेसिस का मतलब है जो हमें वर्ड बार-बार यूज करें ना, पर्सनल डेस्पोटिज्म। इस शब्द का मतलब क्या होता है कि अगर राजा कैपेबल है, राजा सही है तो सारा सिस्टम सही, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। लेकिन अगर राजा वीक है, कमजोर है, तो हर सिस्टम जो है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम है, हर जगह पे प्रॉब्लम शुरू होती है क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा केंद्रित है। राजा जो है वो हर शक्ति का स्रोत, ठीक है, व्यक्तिगत निरंकुशवाद जो पर्सन है, जो गद्दी पे बैठा है, अगर वो सही है तो शासन सही। आजकल ऐसा नहीं होता, करेक्ट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एरिया में किसी सीएम की बाय गॉड ने मतलब कहना नहीं चाहिए कि अगर उनकी डेथ होगी या वो नहीं है तो ऐसा नहीं है कि स्टेट में स्टेट सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि जो पावर है वो इंसान में नहीं होती, पावर उसकी पोजीशन पे होती। तो इस वजह से अब हमने ये देखा कि ये जो कमजोर उत्तराधिकारी हैं इनकी वजह से क्या नुकसान, ये हम जिसमें मैंने सबसे पहले बात करी बहादुर शाह। जब हम बहादुर शाह की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बहादुर शाह की पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज, समझौते की नीति थी बहादुर शाह की। क्योंकि बहादुर शाह की नीति ऐसी है कि जिसको जो चाहिए उसे वो दे दो, ये बहादुर शाह की नीति है। इससे प्रशासन व्यवस्था पर नुकसान होगा, आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी कमजोर है तो उसके ऊपर और बोझ पड़ेगा। ये हुआ बहादुर शाह का टाइम। अब बात करते हैं बहादुर शाह के बाद क्या। ओके, जब हम इन सक्सेसर्स के बारे में मैं अभी एक बार आपको पूरा दिखाती हूँ, जो बहुत कुछ पॉइंट कुछ थोड़ा सा अब तक आपने लिखा थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में था, अब कुछ बहुत शॉर्ट फॉर्म में रहेगा जो कि आपके प्रेजेंट पर्सपेक्टिव से हुआ। लेकिन अगेन अ रिमाइंडर, अगर आपके क्वेश्चन आए मुगलों के साम्राज्य के पतन के कारण, उसमें ये कहानी मत लिख देना, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट है जिनको हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट में डिक्लाइन ऑफ मुगल्स करते हुए समझेंगे, ठीक है। और इन्हें पॉइंट फॉर्म में बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप लोगों का है। चलिए
आप लोगों ने कल लिखा है बहादुर शाह ना, औरंगजेब, इसमें हमने बहादुर शाह की बात कर ली है। क्या मैंने इसके बाद आप लोगों को मुझे बताइए जहांदार शाह के बारे में करवा दिया? नहीं करता? चलिए ठीक है, देखिए होता क्या है, थोड़ा सा एक लाइन अगेन मैटर रिवीजन आप लोगों का। औरंगजेब की डेथ होती है, उसके 3 बेटों के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। अब तक ये उत्तराधिकार की लड़ाई होती है जिसमें बहादुर शाह जीत जाते हैं। बहादुर शाह ऐसी नीति अपनाते हैं सबको खुश रखने वाले, सबको खुश रखने वाले, और इस नीति के चलते क्या होता है, इस नीति के चलते जो है जो आपका प्रशासन है और आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो और ज्यादा कमजोर होती है। प्रशासन और अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और ऐसी स्थिति में बहादुर शाह जो है इनकी डेथ हो जाती है। अब बहादुर शाह के डेथ के बाद राजनीति में एक नया आयाम या एक नया तत्व जो है वो जुड़ जाता है। ये दिखाया है ना मैंने, बहादुर शाह की डेथ के बाद एक नया तत्व जो है वो राजनीति में जुड़ता है। और ये नया तत्व या नया आयाम क्या है बताइए? करेक्ट, जो नोबिलिटी है अब वो डायरेक्ट कंटेंडर या डायरेक्ट प्रतिभागी बन गई है पावर। ओके, नोबिलिटी है अब वो डायरेक्टली प्रतिभागी बन गई है। किस तरीके से? जहांदार शाह के पीछे कौन था? लिखवाया? अच्छा, यहां तक बचा हुआ। अब हम लोग आगे बात करेंगे पहले जो उत्तराधिकार की लड़ाई है, ठीक है? पहले आपके उत्तराधिकार की लड़ाई केवल राजकुमारों के बीच में हुआ था, लेकिन अब उत्तराधिकार की लड़ाई में आपके नोबिलिटी आ गई और अब वो ये चाहते हैं कि जो भी शासक बने वो शासक कमजोर हो और असली सत्ता या असली पावर जो है वो हमारे पास है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करेंगे ऐसे, मतलब हाँ कैसे हम ये चीज देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात होती है जहांदार शाह। जहांदार शाह जुल्फिकार खान के सपोर्ट से गद्दी पर बैठते हैं और असली शक्ति या जो सत्ता होती है वो जुल्फिकार खान के पास होती है। जुल्फिकार खान एक कैपेबल जो मंत्री थे या नोबिलिटी थे और इनसे जुड़ा है एक इजारा व्यवस्था या इजारा सिस्टम या रेवेन्यू फार्मिंग। इजारा व्यवस्था क्या होती है या रेवेन्यू फार्मिंग? कुछ आप लोग को लगेगा कि ये अंग्रेजों की ब्रिटिश सेटलमेंट परमानेंट सिस्टम या जमींदारी व्यवस्था जैसा है, स्थायी बंदोबस्त जिसको बोलते हैं, उसके जैसा आप लोगों को ये लगेगा। इसमें क्या करा जाता था कि गवर्नमेंट जो है कुछ फार्मर्स को कुछ जगह का कॉन्ट्रैक्ट देती, ठीक है, और वो उनको बोलती थी कि भाई आप जो है इसमें हमें एक फिक्स अमाउंट का रेवेन्यू कलेक्ट करके और ये आपकी मर्जी है कि आपको किसानों से कितना कलेक्ट करना। ठीक, किसानों के लिए बहुत ही ऑप्रेसिव थी, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक कहते हैं ना एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो गया, दैट इज आल्सो रेवेन्यू। ओके, तो आप पहले लिखिए ये चीज तो लिखा दिया ना कि नोबिलिटी वाला आयाम आ गया है। चलो अब लिखिए नेक्स्ट। सिंपल लिखो जहांदार शाह, इसके आगे नोबिलिटी का नाम लिख लो जुल्फिकार खान, और जुल्फिकार खान के आगे लिख लो इजारा सिस्टम या इजारा व्यवस्था। अभी एक बार लिख लीजिए सारा, फिर मैं समझाती हूँ। उसके आगे लिखिए नेक्स्ट लिखिए, मतलब जहांदार शाह के बाद कौन आ रहा है वो लिखिए, एक बार लिख लीजिए पूरा। लिखिए फारुखशियार, इससे नेक्स्ट उत्तराधिकारी कर दिया। पहले लिख लो, मैं सारा समझाती हूँ। एक बार लिखो फारुखशियार,
चलिए इसको लिखिए, पूरा लिखिए इसको प्रॉपर। फर्रुखियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से 2013 में, सॉरी 1713 में, सॉरी इसलिए एक लाइन में काम करना चाहिए। फर्रुखियार ने 1713 में सैयद बंधुओं की सहायता से अच्छा, जहां आपने सैयद बंधु लिखा है वहां नीचे आप लिख लीजिए सैयद बंधुओं के नाम, ठीक है। एक है आपका अब्दुल्ला खान और इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो वजीर, और दूसरा है मीर बख्शी और इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो हुसैन अली खान। पहला है आपका अब्दुल्ला खान जो है वजीर और दूसरा है आपका हुसैन अली खान जो है आपका मीर बख्शी, ठीक है। वजीर आप जानते हैं आपके जो प्राइम मिनिस्टर वाला पोस्ट रहता है, और मीर बख्शी यानी कि आपका हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। फर्रुखियार ने 1713 में आगरा में सैयद बंधु अब्दुल्ला खान वजीर और हुसैन अली खान मीर बख्शी की सहायता से जहांदार शाह को हरा दिया था। जहांदार शाह लेकर इंग्लिश में लिखो, जहांदार शाह defeated by Farrukhiyar at Agra. जहांदार शाह was defeated by Farrukhiyar। लास्ट में बातें नहीं होगी, कुछ भी इंपॉर्टेंट हो क्लास से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। जहांदार शाह was defeated by Farrukhiyar at Agra in 1730 with the help of Sayyid brothers Abdullah Khan Wazir ब्रैकेट में वजीर and हुसैन अली खान ब्रैकेट में लिखिए मीर बख्शी। अब इसके नीचे ना एक शॉर्ट में एक लाइन आप लिखिए, सैयद बंधुओं को इतिहास से ब्रैकेट में लिखना है ये बात ना, या आपके प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरवर्ड एग्जाम ठीक इंफॉर्मेशन। सैयद बंधुओं को इतिहास से इंग्लिश में हिंदी में भी ये एग्जाम कहा जाता है। सैयद बंधु या सैयद ब्रदर्स आर नॉन एज ब्रैकेट में ये बात होती है ऐसा ना होता है, ठीक है। किंग मेकर्स अब हिंदी में इस स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे।
सैयद बंधुओं को इतिहास में किंग मेकर्स कहा जाता है, क्योंकि सैयद बंधुओं के प्रभाव में निम्नलिखित कठपुतली मुगल राजा बने। पहला रंग फर्रुखिया, नाम लिख लो उन राजाओं के जो सैयद ब्रदर्स ने बनाए थे, जिनको मारा है, जो भी फर्रुखिया। और इसके सामने ना हाइफन लगा के नॉर्मली लिख लो मर्डर या इसकी हत्या कर दी सैयद बंधुओं के द्वारा। फर्रुखिया सिंपल मर्डर। हाँ, नेक्स्ट फर्रुखिया के बाद उन्होंने गद्दी पे बिठाया रफीउद्दौला। इसके सामने लिख लो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि किस मुगल राजा का सबसे छोटा कार्यकाल है, तो वो रफीउद्दौला है। शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा शासनकाल। हाँ, रफीउद्दौला, इसे शाहजहां द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रफीउद्दौला। इसके आगे लिख लो शाहजहां द्वितीय। शाहजहां द्वितीय या शाहजहां सेकेंड, टू। नेक्स्ट लिखो मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। अभी आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर दूं। ओके, फिर आप भी बोलोगे कि लिखा नहीं या मैंने लिखवाया नहीं। अभी आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। आई विल एक्सप्लेन फॉर श्योर। अब नेक्स्ट लिखो अगली लाइन में, मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को, मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मरवा देते हैं। अब मोहम्मद शाह के बारे में ही कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सैयद बंधुओं को मरवा देते हैं। दूसरा लिखो नादिर शाह या फिर दूसरा पॉइंट सिंपल लिख लो करनाल की लड़ाई। नोट्स आपके पास रहेंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे करनाल की लड़ाई है। ओके, पॉइंट ये, ठीक है, करनाल की लड़ाई। ब्रैकेट में लिख लो 13 फरवरी 1739। और इसके आगे लिखे नादिर शाह करनाल की लड़ाई में मोहम्मद शाह को बंदी बना लेता है और कोहिनूर और तख्त-ए-तौस या पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन, तख्त-ए-तौस और कोहिनूर अपने साथ ले जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए मोहम्मद शाह। क्या वो कुछ इशू आ रहा है लिखने में? सबने लिख दिया हिंदी मीडियम? अरे बोलो। हाँ चलिए, अब इंग्लिश मीडियम वाले लिखे मोहम्मद शाह डिफीटेड
brothers with the help of Nizamul Mulk. ये फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, Muhammad Shah defeated and killed Sayyid brothers with the help of Nizamul Mulk. अब बाकी नंबर की बात हो रही है आप लोगों को देखिए. Nadir Shah, next point, Nadir Shah defeated Mughals in Battle of Karnal. डेट आ दीजिए 13 Feb 1739. Imprisoned Muhammad Shah and annexed area west of Indus. Carried away famous Kohinoor and Peacock Throne. अब मोहम्मद शाह के बाद नेक्स्ट जो शासक आते हैं, जस्ट आगे क्योंकि सीक्वेंस ना टूटे तो उनका नाम लिख लो अहमद शाह. लिख लो, मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगी. अहमद शाह, उसके बाद अगला लिख लो आलमगीर द्वितीय. क्या पुरानी बात मतलब बिकॉज मैंने लिखवाए तो पपेट किंग के नाम. मैंने आप लोगों को किंग्स के नाम लिखवाए हैं ना उसके आगे, रफीउद दौला, रफीउद गज्जात और ये, बिकॉज ऑफ द पपेट किंग्स अंडर देयर इन्फ्लुएंस. क्योंकि उनके अंदर इतने सारे कठपुतली राजा थे, यानी ये सब राजाओं को उन्होंने बनाया था, उन्होंने उनको सत्ता पे बिठाया था. असली पावर ये लोग एंजॉय करते थे. ठीक है, अभी भी एक्सप्लेन करो इस बात को. आपने लिखे नहीं थे ना, कोई बात नहीं, आप कॉपी कर दीजिएगा. तो इसके बाद देखते हैं अहमद शाह. ठीक, मोहम्मद शाह तक के बाद उसके आगे आप देखिए, इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट में बताने के लिए आलमगीर 2. अहमद शाह का नाम लिख लीजिए, अहमद शाह के आगे दूसरा नाम लिखिए, यानी कि अहमद शाह के बाद जो आए उनका नाम लिखिए आलमगीर 2. और इनके सामने सिंपल आप लिख लो बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध. इसका मतलब है प्लासी का युद्ध आपके आलमगीर 2 के टाइम पे हुआ. नेक्स्ट लिखिए, इसके आगे शाहजहां तृतीय, और उसके आगे लिखिए अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, बैटल ऑफ प्लासी. उसके बाद शाहजहां तृतीय, उसके आगे शाह आलम द्वितीय. अगला शासक है शाह आलम 2 या शाह आलम द्वितीय. कोई कंफ्यूजन है? क्या? शाहजहां तृतीय के बाद अगला शासक है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम 2. अब शाह आलम 2 के आगे जो इंपॉर्टेंट इसके शासनकाल की घटना है वो लिख लो. तीसरी पानीपत की लड़ाई, और बक्सर की लड़ाई. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ बक्सर. तीसरी पानीपत की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई.
द्वितीय, शाह आलम सेकंड के बाद नेक्स्ट जो आए हैं अकबर द्वितीय। और इनकी इंपॉर्टेंट जो घटना होगी ये है कि इन्होंने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। ओके, ठीक है, टाइटल ऑफ राजा टू राजा राममोहन राय। ये सब आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ओके, इन्होंने लिख लिया। अब आई एम श्योर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं और उसके बाद बाकी और कॉजेस को समझते हैं और सोलर डिक्लाइन के कारणों को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करें। ओके, देखिए कॉपी कोई बंद नहीं करेगा, समझ लीजिए। हम लोगों ने बात करी औरंगजेब की डेथ हुई, बादशाह ने क्या किया, और नया एक फैक्टर जो आया है कि अब जो है अब मंत्री राजाओं को चला रहे हैं, ना कि राजा मंत्रियों को चला रहे हैं। इस सब में कि कैसे हम यूं कह रहे हैं कि मंत्री जो है वो राजाओं को चला रहे हैं। तो हमने पहले बात करी आपके जुल्फिकार खान जो जहांगीर शाह के टाइम में थे। शासक कौन था? जहांगीर शाह, लेकिन काम कौन कर रहे थे? जुल्फिकार खान। उन्होंने अपने समय में जजिया को वापस से खत्म करा जो औरंगजेब के टाइम पे लगाया गया था। आपके जुल्फिकार खान ने इजारा व्यवस्था लागू करी ताकि जो स्टेट है या जो मुगल साम्राज्य है इसे एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, इनकम इसको कहीं ना कहीं से मिलती रहे, इनकम इसके पास आती रहे। इसके अलावा इन्होंने राजपूतों और मराठाओं का विश्वास जीतने की भी कोशिश की। ठीक, तो इन्होंने बहुत ट्राई किया कि चीजें दुरुस्त हो जाए, लेकिन बाद में जहांगीर शाह जो है उसको हरा देता है कौन? फारूक सियार। और फारूक सियार किसकी मदद से हराता है? सैयद बंधु। यानी कि अब जो मंत्री जो सामने उभर के आ रहे हैं वो है सैयद बंधु। सैयद बंधु आपके अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। तो फारूक सियार जो है वो हेल्प लेता है इन दोनों की और जहांगीर शाह को गद्दी से हटा देता है और खुद राजा बन गया। हालांकि फारूक सियार जो है बहुत ही कमजोर और बहुत ही इनकैपेबल राजा था, पर फिर भी वो सैयद बंधु को असली पावर देना नहीं चाहते। ओके, हमने करा आप लोगों का ना कि सैयद बंधु मार देते हैं। क्यों मार देते हैं आप समझ लिया। एक जो सैयद बंधु है वो है आपके अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। राजा भोग की शादी में है। ठीक है, राजा सैयद से शासन आपका करना नहीं चाहता। वही जो सैयद बंधु है वो अपने हाथ में सत्ता रखना चाहते हैं। तो अब राजा और उसके मंत्री के बीच में जो बैठे थे उनके बीच में सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है और इसकी वजह से आपका जो दरबार है वो गुटों में बढ़ जाता है। एक वो जो कि सैयद बंधुओं की तरफ है और दूसरे जो फारूक सियार। सैयद बंधु अपने टाइम पीरियड में ये लोग कोशिश करते हैं कि प्रशासन को दुरुस्त कर, प्रशासन को सुधार सके। ये रिलीजियस टॉलरेंस जो है उसकी भावना को अपनाते हैं। इसके अलावा राजपूतों और जाटों के साथ भी ये गठबंधन या अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि जुल्फिकार खान ने की। लेकिन जब फारूक सियार इनको अपना कहते हैं ना पावर इस तरीके से देने को तैयार नहीं होता है तो ये बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलते हैं, क्योंकि मराठाओं को ये लोग अपने साथ जो है अब उन्होंने उनके साथ अच्छे रिलेशन कर लिए हैं। तो उसके साथ मिलकर फारूक सियार को मरवा देते। उसके बाद उसी के एक भाई रफीउद्दर्सा उसे गद्दी पे बैठाते हैं। जहां तक मुझे याद है रफीउद्दर्सा को शायद टीबी थी या कुछ था, क्योंकि बहुत मतलब 1 महीने के लिए वो सिर्फ गद्दी पे बैठते हैं और उनकी डेथ होती है। उसके बाद शाहजहां द्वितीय
रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि देते हैं और सैयद बंधु को नई बंदी में बिठा देते हैं। लेकिन शाहजहां द्वितीय की भी डेथ हो जाती है और फिर ये गद्दी पे बिठाते हैं मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह रंगीला। ओके, इन्हें इतिहास में रंगीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बहुत ही ज्यादा भोग विलासी होती है। ऐसा कहते हैं कि मुगल एम्पायर का सबसे वर्स्ट जो टाइम पीरियड चल रहा है ना वो अब चल रहा है। मतलब जहाँ पे राजा जो है मतलब निहायती जो है वीक और निहायती बेशरम की नजर में ऐसा इतिहासकार है। आप समझ सकते हैं कि शासन की जिसके पास पूरी पावर होती है, पर्सनल डेस्टिनेशन, व्यक्तिगत विश्वास, इंडिया, पाकिस्तान, प्रेजेंट जो आज का है, प्रेजेंट अफगानिस्तान का कुछ एरिया, उतना बड़ा साम्राज्य और उसमें ऐसा व्यक्ति बैठा है जो बहुत ही भोगेला विलासी, जिसको सिर्फ लग्जरियस लाइफ चाहिए, उसको सिर्फ शराब शबाब और इन सबसे के अलावा बाहर नहीं निकलना है। तो वहां पर शासन कैसा होगा? वहां के मंत्री कितना ही संभालना चाहे उसे संभाल नहीं पाए। यही हाल मुगल साम्राज्य का आप इमेजिन आराम से कर पा रहे हैं। सैयद बंधु जो है क्योंकि उनके टाइम पीरियड में अब राजा या राजकुमार ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कौन राज करेगा। सैयद बंधुओं ने डिसाइड किया कि कौन राज करेगा। फर्रुखिया नहीं समझ में उसको हटा दें, रफीउद्दौला, फिर रफीउद्दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह, इन सबको गद्दी पे बिठाने वाले सैयद बंधु, उनकी मदद के बिना ये नहीं बैठ सकते। इतने कमजोर हो चुके थे मुगलों के राज, मुगल राज। इसीलिए सैयद बंधु को किंग मेकर बोला जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली गद्दी पे नहीं बैठे, इन्होंने मुगल सत्ता को उखाड़ा नहीं क्योंकि जो मुगल थे उनकी एक इमेज है, उनकी कहते हैं एक इमेज मुगल इंपीरियलिज्म। कोई भी जैसे मराठा थे या राजपूत थे या सिख थे, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग थे लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हुआ है कि वो मुगल्स को डायरेक्ट चैलेंज करके उन्हें हटा के खुद बैठे। ऐसा नहीं हो पाया इतिहास। तो इस वजह से इतिहासकारों का ये मानना है कि इन्हें इतिहास में किंग मेकर्स कहा जाता है। मतलब चाहते सब कुछ इनके पास है, सारी पावर इनके पास है, लेकिन ये किंग नहीं, लेकिन ये किंग बना रहे और अपने इसके हिसाब से उनको हटा दे रहे। जैसे फारूखिया को इन्होंने राजा बना खुद हटा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे बैठते हैं वो होते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। और यहाँ पे एक और जो है वो मंत्री सामने निजामुल एक बहुत ही कैपेबल नॉमिनी है, कैपेबल जो है आपके मंत्री रहे हैं। और जो निजामुल है वो मोहम्मद शाह रंगीला इनके साथ मिलकर सैयद बंधु को मरवा देते हैं, कोर्ट में मरवा देते हैं। अब जानते हैं फर्रुखिया ऐसे राजा थे जिनको उनके दरबार में मारा गया था, मतलब नोबेलिटी और सबके सामने। तो सोचो क्या हालत जो है वो मुगल व्यवस्था की चल रही है कि राजा को उसके नोबेलिटी सामने ही मारा गया, सैयद बंधु को कोर्ट में मारा गया। तो उन्हें शायद कोर्ट में, लेकिन उनको भी ऐसे धोखे से मारा गया। लेकिन जो निजामुल मुल्क है वो मोहम्मद शाह की हरकतों से इतने परेशान हुए कि वो छोड़ के उत्तर और दक्षिण में चले गए और वहां जाके उन्होंने अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया एंड दैट इज द किंगडम ऑफ हैदराबाद। अब जब पता है कि राजा इतने भोगी है, विलासी, तो बाहर से आक्रमण तो होंगे। और इसी क्रम में अफगानिस्तान के नादिरशाह पहले वो अटैक करते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला को अरेस्ट करते हैं, अपने पास बंदी बना लेते हैं, अरेस्ट नहीं सॉरी रिलीज करते हैं, बंदी बना लेते हैं। तब भी तो असर कोई उनको देगा। अब मैंने आप लोगों को एक लाइन यहाँ लिखवाई कि नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है अब वो अफगानिस्तान के अंदर आ गया। यानी कि अगर आप आज का प्रेजेंट कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले एरिया को इमेजिन कीजिए, अब वो अफगानियों के पास, अफगान के पास। तो यानी कि अब फिर से भारत जो है वो बाहरी आक्रमणों के लिए क्रिटिकल है, यानी इसमें बहुत आसानी से बाहर का कोई भी आके हमला कर सकता है। और ऐसा हुआ भी
क्योंकि पहले ज्यादातर हमले जो है वो ये हिमालय में जो पासेस थे इनके थ्रू हुआ करते थे, इन दरों के थ्रू हुआ करते थे। तो अब इसके बाद अहमद शाह अब्दाली कई बार भारत पे आक्रमण करता है। जो आज का प्रेजेंट पाकिस्तान का एरिया है और आज का पंजाब का एरिया, वो मिला के पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था, जैसे प्रेजेंट लाहौर हुआ, पंजाब हुआ, ये सब मिला के बलूचिस्तान और ये सब। और शासन को और ज्यादा कमजोर है। इसके बाद आते हैं आपके अहमद शाह, फिर आलमगीर खिलजी, जिसके टाइम में पलासी का युद्ध होता है। और ऐसा करते करते शाह आलम सेकंड तक का टाइम हमारे पास आता है। शाहजहां जो थे, फिर शाह आलम जो थे, जिसके टाइम में तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। अब ये तीसरी पानीपत की लड़ाई क्यों हुई थी? देखिए, जो अहमद शाह अब्दाली है, वो शाहजहां, वो उन्होंने अपना एक मतलब एरिया, एक रोहिला एक नवाब था, वहां पे उन्होंने अपना खुद का एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया रोहिला से। लेकिन मराठा जो है वो उसे हटा दिया और ये शाह आलम से इनको दिल्ली लेके जाते हैं और वहां पे उनको ऐसा कि राजा बनने की कोशिश कर देते हैं। और जो आपके पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के गवर्नर होते हैं उनको निकाल देते हैं। मोटा मोटी बता रही हूँ, इतना मतलब नॉट फॉर्म एग्जाम्पल्स करते, लेकिन समझो। तो अहमद शाह अब्दाली गुस्सा आ जाते हैं और वो आके इसलिए मराठाओं से लड़ाई, उनकी लड़ाई नहीं थी शाह आलम से, मुगल एम्पायर से। लेकिन मुगलों ने ट्रीटी कर दी थी किसके, मराठाओं के साथ, जो मराठा पेशवा तैयार किया, वो उन्होंने मतलब ये किया था कि अब वो मुगलों को संरक्षण देंगे, मुगलों को संरक्षण देंगे। तो उनकी तरफ से मराठा लड़ते और इस लड़ाई में मराठा पूरी तरह से हारते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से इस लड़ाई में हारते हैं। बाद में वो वापस से अपनी लोगों की पेश बढ़ती है, चीजें होती हैं, लेकिन वो इस लड़ाई में हार जाते हैं। तो ये आपकी तीसरी लड़ाई होती है। और फिर बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई आप सब जानते हैं। ठीक है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे हम बंगाल को पढ़ेंगे ना, हैदराबाद को पढ़ेंगे, तो उसकी डिटेल डिस्कशन होगी। आप लोगों को यहाँ खाली ये ध्यान रखना है कि किसके टाइम पीरियड में ये हुई। इसके बाद अकबर सेकंड एंड देन बहादुर शाह सफर। ओके, क्लियर है आप सबको? हाँ, अहमद शाह ये मुगल है, अहमद शाह अब्दाली अलग, ये मुगल वाला अहमद शाह। अरे वो मेडिकेल है वहाँ पर। चंगेज खान, चंगेज खान तो ये तो वो है, वो आज तक जहाँ क्लिच खान, वो हम हैदराबाद पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है, हम लोग करेंगे, आएगा वो। मैंने सुना चंगेज खान, क्लिच खान भी बोलते हैं, चिंगेज खान भी है, करेंगे उसको अभी इसमें। क्योंकि अगर वो खुद गद्दी में बैठने का मतलब था कि मुगलों को डायरेक्ट चैलेंज करना। ऐसे तो रंजीत सिंह जिनके अंदर पंजाब था, वो खुद गद्दी पे क्यों नहीं बैठे? क्योंकि जितने भी हम सक्सेसर स्टेट्स थे ना, जो छोटे छोटे जैसे मराठा हुए और ये हुए, ये पावरफुल जरूर है, पर इतने पावरफुल नहीं है कि जो मुगलों की लोगों के मन में एक छवि है, मतलब वो सिर्फ चाहते थे कि नाम रहे। अगर बहुत सारी ऐसी नोबेलिटी है जो पुरानी चली आ रही है, वो मुगलों की लॉयर है, नोबेलिटी है, ये मंत्री है, किसके? मुगलों के। वो गद्दी में बैठते तो मंत्री उनको नहीं मानते थे, ठीक है, ये कारण है। चलो अब
चलिए अब हम लोगों ने समझ लिया है कि मुगलों के क्या परिस्थिति चल रही है, ठीक। तो हम लोगों ने यानी कि उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन को समझ लिया है इंडिया की। अब इसी तरीके से इसी की बात करते हुए अब हम बात करते हैं, जैसे जो मैंने पहले जो आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाया था कि इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त कैसी है और इंडिया की सोशल सिचुएशन कैसी है। इन सिचुएशन को सबको समझने के बाद हम लोग बात करेंगे, बात हम लोग वैसे कर चुके हैं लेकिन हम कंक्लूड करेंगे कि मुगल डिक्लाइन के एक्चुअल रीजंस क्या है और वो कंक्लूजन आप लोग करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया की कैसी। जब हम इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेसिकली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। देखिए जब यूरोप में मॉडर्न पीरियड शुरू हो चुका है, आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी है, वही जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अभी भी मध्य कालीन या मीडियम सोसाइटी जो है वो आर्थिक रूप से दो तरीके की मतलब हम लोग को सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें आपके मंत्री आते हैं, आपके गरीब वर्ग के लोग आते हैं और बहुत अमीर, और दूसरी तरफ आपके किसान या जो बहुत ज्यादा, ठीक। तो सोसाइटी दो तरीके की हम लोग को इकोनॉमी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। अगर खेती की बात करी जाए तो खेती इतनी तो होती है कि लोगों का पेट भर सके, लेकिन उसका असली जो फल है वो किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है और जो उसका मतलब कहते हैं खेती का जो असली जो फल वो आपके राजा ने नहीं लगा। लेकिन यहाँ एक बात फिर भी ध्यान रखनी है कि अंग्रेजों के कंपैरिजन में स्थिति फिर भी इतनी भी नहीं हालत थी जितनी अंग्रेजों के टाइम में किसानों की। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान देने वाली दूसरी बात है, हम दूसरी बात करेंगे उद्योगों की। खेती है अच्छी हो रही है लेकिन खेती जो है वो सेकेंडरी हो चुकी है, यानी कि कुछ भी अलग नहीं होगा। जब हम यूरोप में नई नई साइंस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है, वही इंडिया में अभी भी सब कुछ पुराना है, बैकवर्ड हो गई है। ओके, तो कोई भी नया कुछ भी इन्वेंशन या कुछ भी एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं बन पा रहा है कि जो कि बहुत कुछ अलग हो, सब कुछ सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेन कर पा रहे हैं, सस्टेनेबल सस्टेन कर पा रहे हैं एग्रीकल्चर से। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो उद्योग में भी सेम बड़ी प्रॉब्लम है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट मध्यकाल मिडिल सोसाइटी चल रही है, मिडिल इकोनॉमी चल रही है, लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट, इंडिया की फोर्स बहुत ज्यादा है। इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, भारत का जो निर्यात है वो भारत के आयात से कहीं ज्यादा है और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बहुत स्टेबल है। 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन इस सॉल्व बेसिस जो मैं आपको बता रहा हूं, और उससे सिर्फ एक मतलब कहते हैं ना एक स्टेटमेंट ऐसी थी जिसमें ट्रेड कमोडिटी की बात कर रही है, बहुत जनरल। आप लोग हमेशा ये बात याद रखेंगे कभी कि भारत जो है उसमें हमेशा मेटल्स की कमी रहती है इंडिया में, ठीक, धातु की हमेशा कमी है। तो उस वक्त पे ऐसा कहा जाता था कि पूरी दुनिया का जितना भी सोना और चांदी है या पूरी दुनिया में जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं वो इंडिया में जाके पिघल जाता है, यानी सारी दुनिया का सोना आके भारत में आके पिघल जाता है। इसका मतलब ये है कि भारत का एक्सपोर्ट इतना ज्यादा था कि उसके बदले में जो वो जनरली इम्पोर्ट क्या करता था, सिल्वर, गोल्ड, प्रीशियस ऐसी चीजें। तो इम्पोर्टेड आइटम्स में भी हुआ करते थे गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि उसमें यही पूछा गया कि गोल्ड एक्सपोर्टेड था या इम्पोर्टेड था, उस तरीके से। वही अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो आप मोटा मोटी याद रखेंगे, वैसे बहुत सारी चीजें लेकिन मोटा मोटी आप लोग तीन मेन चीजें याद रखेंगे। एक तो टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में आपको सिल्क भी आ गया, सूती भी आ गया, मुस्लिम भी आ गया, कॉटन भी आ गया,
सब, ठीक है। दूसरा आपके हैंडीक्राफ्ट, ओके। तीसरा मसाले और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे आपकी चावल, ओके। तो ये जो आइटम्स है इनका एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिप बिल्डिंग का सिस्टम भी था। आपका कालकीर जो है वो शिप बिल्डिंग के लिए बहुत फेमस था। कालकीर गांव में राजगीर है वहां, तो हमने समझा इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इक्वालिटी है, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इससे इकोनॉमी का एक्सेस डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पा रहा है, ओके। स्टेगनेंट। दूसरा बार बाहर से हमले हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है, ओके। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में भी फर्क पड़ेगा, लोगों का व्यापार जाएगा, खेत चलेंगे, इस तरीके से। अब बात करें इसको कि सोशल सिस्टम, जब हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस टाइम की सोसाइटी जो है बहुत ज्यादा क्लास और कास्ट में डिवाइडेड है, बहुत ज्यादा क्लास और कास्ट में सोसाइटी डिवाइडेड है। जहां हिंदू जातियों में विभाजित है, वही जैसे माना जाता है कि जो इस्लाम है वो इनइक्वालिटी या असमानता में विश्वास है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में आके इस्लाम भी थोड़ा मॉडिफाई हुआ और मुस्लिम से भी दो तरीके के हम लोग को वर्ग देखने को मिलते हैं। एक शरीफ जो भी मतलब आपके खुली मुस्लिम है ना, खुली वर्ग के उनको शरीफ कहा गया। और दूसरे हैं आपके, लेट मी चेक इट्स नेम, आई थिंक अज़लाफ है इसका नाम। तो आपकी सोसाइटी जो है चाहे वो रिच है या पुअर है या आपके जातियों में इस तरीके से डिवाइडेड, नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता इसकी भावना पूरी तरह से मिसिंग। मॉडर्न इंडिया का कहां है, गांधी जी की मेहनत करते हैं तो अभी कहां से आ जाएगा, ओके। नेशनलिज्म की लोगों में कोई भावना नहीं है, लोग अपनी अपनी कास्ट और क्लासेस में डिवाइडेड, ओके। तो ये जो सिस्टम है ये हम लोगों सोसाइटी को देखेंगे। वन इज शरीफ एंड दूसरा इज अज़लाफ। वुमेन्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, अब जानते हैं सभी प्रथा, चाइल्ड मैरिज, चॉकलेट सिस्टम, ये सब सिस्टम है। लेकिन इसको ये नहीं है कि जो भारत के शासक हुए उन्होंने कभी वुमेन की जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं, ओके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जहाँ लगभग लोग कुछ नहीं करना चाह रहे, कोई स्टेट कुछ नहीं कर रहे, वहीं मैसूर एक एक्सेप्शन है। मैसूर अपने आप में एक अपवाद है, क्योंकि मैसूर ने बहुत कोशिश करी हैदर अली अथॉरिटी की संज्ञान के अंदर कि वो कोई इम्प्रूव कर सके, नए टेक्निक से किया। तो अपवाद जरूर है, पर हमें ओवरऑल की बात करें। इसी तरह वुमेन की ओवरऑल पोजीशन जो है वो कमजोर है, लेकिन फिर भी हमें एग्जाम्पल मिलते हैं इतिहास में अकबर के, जिन्होंने अपने शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। फिर हम लोग को आगे एग्जाम्पल मिलता है राजा सवाई जैसे, जो अम्बेर या जयपुर के राजा, क्या बोल सकते हैं, सवाई जैसे, और मराठा जनरल, मराठा को इन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये बाल विवाह को रोक सके और विधवा अपने विवाह करें। हालांकि आप एक बार आज भी सकते और पहले भी सकते, जब तक सोसाइटी को बदलना नहीं करते तब तक से लोग बदल नहीं सकते। राजा के कुछ भी कर मतलब कोई भी कहते ना बदलाव अगर लोगों से आया हो तो वो ज्यादा लंबा चलता है, टिकता है। अगर ऊपर से डाला हो और लोग अपनाना चाहना चाहे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दहेज प्रथा, डॉक्टरी बैन है, पर हम सब जानते हैं कि कितनी ज्यादा, हर किसी को पता कितनी ज्यादा, क्योंकि सोसाइटी से बदलना नहीं चाहिए। और देखने में आजकल तो अब नीड भी बनने लगे ना, गर्ल्स आर डिमांडिंग फॉर राइट और मतलब
लड़कियों को ये चाहिए, लड़कियों को गिफ्ट चाहिए होते हैं, गिफ्ट चाहिए होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है ना कि पैसे कर भी नहीं पाते ना, कौन सा गिफ्ट है और कौन सी डिमांड है। किसी के लिए जो गिफ्ट है वो किसी के लिए डिमांड हो सकती है। तो सोसाइटी जो है वो आपकी कहीं ना कहीं बैकवर्ड होती है, पिछड़ी हुई है, वुमेन की हालत यहाँ पे खराब है और स्लेवरी पे रहेगी दास, ठीक है, दास प्रथा हमें देखने को मिलती है। तो ये समझ गए। पॉलिटिकल सिस्टम क्या मुगल हो चुके हैं, छोटे छोटे प्रांतीय राज्य या राजा जो है राज्य उभर कर आ रहे हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, हालांकि व्यापार फिर भी फल रहा है, फूल रहा है अर्थव्यवस्था, लेकिन अर्थव्यवस्था में कुछ बहुत बड़ा विकास नहीं हुआ क्योंकि सूचना और प्रौद्योगिकी में विकास नहीं। इसके अलावा सोसाइटी, समाज बड़ा हुआ, ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना नहीं, एकीकरण की भावना नहीं। एजुकेशन, अंग्रेजों के कंपैरिजन में एजुकेशन सिस्टम फिर भी बेहतर है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में मॉडर्न आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें हैं। एजुकेशन में जनरली रिलीजियस हो, अर्थमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथ्स ये सब पढ़ाया जाता है। ओके, चलिए अब आगे करते हैं। और अब हम लोग जो भी हमने पढ़ा है उसको इन नटशेल डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के कॉजेस में उसको बाइफरकेट करते हैं। यहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आंसर राइटिंग जो है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो जो हमने आज कहानी पढ़ी है या जो लिखी है उसमें से आपको एक्चुअली ढूंढना क्या है एग्जाम में। टॉपिक है प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। और ये बाइफरकेशन कोई वाटर टाइप बाइफरकेशन नहीं है, मुझे जैसा मेरी समझ से लगा मैंने वैसा बताया। ओके, तो पॉलिटिकल प्रोसेस, अच्छा आप लोग इस क्वेश्चन को लिख के रखेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 200 और 200 मतलब 200 आपकी बात ना, और वर्ड 200 का मतलब गिन लेना होता है, वर्ड एक 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 दो दो ना कितने हैं, लिटरली कितने हैं, तभी आपको आइडिया लगेगा कि 200 का मतलब सिर्फ 2 पैराग्राफ होता है। ओके, पॉलिटिकल प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, सोशल, एक्सटर्नल या स्ट्रेटेजिक या हाई ये मन में डिस्कशन बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या पॉलिटिकल कारण हो सकता है मुगल साम्राज्य के पतन में। पूरा टॉपिक हो चुका है आपकी क्लास में, ये पॉइंट सब आप लोग बताएं। एनीवन? पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की धार्मिक एवं दक्कन नीति। सिंपल, तो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब या औरंगजेब की धार्मिक एवं और ये कोई भी मुझे बुक में से देख के नहीं बताएगा, दक्कन नीति। पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, रिलीजियस एंड नेगेटिव पॉलिसी, ठीक है। और अभी एक पॉइंट आपने बताया था, उत्तराधिकार के नियमों का अभाव हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई राजा मरता था लड़ाई शुरू हो जाती, गृह युद्ध शुरू हो जाता। तो इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कारण देंगे,
देखो जो भी चीज फंक्शनल होती है ना, जैसे कोई लॉ हुआ, वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है फंक्शनल चलाए, जो ढांचात्मक होती है, स्ट्रक्चरल होती है, ढांचे के रूप में, उसको जनरली हम पॉलिटिक्स में बोलते हैं। ओके, हालांकि ऐसा नहीं है, आप चाहो तो इसको यहाँ भी लिख सकते हो, कोई ये स्पेस भी आप लोगों को छूट है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव में उत्तराधिकार के नियमों का ओके, अभी उसमें से बताओ जो मैंने पढ़ा है। इंक्रीज इन पावर ऑफ नोबिलिटी, क्या बोलते हो, सही है नहीं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। दूसरा पॉइंट, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नोबिलिटी का बढ़ जाना, अब नोबिलिटी डिवाइड हो चुकी थी पूरी तरीके से और डिवाइड भी हो गई थी, इसके अलावा अब वो डायरेक्ट कंटेंडर बन गई थी पावर, ठीक है? डिवीजन अमंग नोबिलिटी और यहाँ डीप हो गया और बताइए ऑफ कोर्स, ये तो सबसे पहले आना था। ये पॉइंट तो था ही ना भाई, औरंगजेब के बाद के कमजोर उत्तराधिकारी बीइंग सक्सेसर्स आफ्टर औरंगजेब, ये पॉइंट क्यों नहीं बोला? ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ 2 दिन से। ठीक है, पर वो ये वीक सक्सेसेस में हो जाएगा। हमारे पास वर्ड लिमिट 200 ही है। यस, राइज ऑफ रीजनल स्टेट, वेरी गुड। चलिए बाकी कल डिस्कस करते हैं, आपकी क्लास टाइम हो गया है। सर